आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो माउंट हुआ शेख कैल्डर कहता है कि मैं इस पावर को पाने के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, बस मुझे ये पावर चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सुन के वुलिंग ग्रुप का लीडर कहता है बहुत अच्छे, तुमने काफी अच्छा डिसीजन लिया है, तुम्हें अपने इस डिसीजन के ऊपर कभी भी पछतावा नहीं होगा। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, यून क्लैन के ब्लू हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी फैक्शन के लीडर इकट्ठा होते हैं। सिर्फ लीडर जिन्हों को छोड़ के उनकी कुर्सी वहाँ पे खाली होती है। जिनकी कुर्सी को खाली देख के सनवू क्लियर क्लाउड के लीडर से पूछता है कि लीडर जिन्हों कहाँ पे हैं। क्लियर क्लाउड के लीडर बताते वो इन्फॉर्मरी गए हैं अपने आप को चेकअप कराने के लिए, अपने जख्म को हील करने के लिए। उनकी बॉडी के ऊपर जो जख्म थे वो काफी तेज से हील हो रहे हैं। ये देख के तो डॉक्टर भी काफी हैरान थे, उन्हें भी इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा था कि किसी नॉर्मल इंसान के जख्म भी इतनी तेजी से हील हो सकते हैं। डॉक्टर कह रहे थे कि ये मिरेकल है कि किसी नॉर्मल इंसान के जख्म इतनी तेजी से हील हो। उनके इतने सालों के करियर के अंदर उन्होंने कभी भी इतनी तेजी से जख्म हील होते हुए नहीं देखा है। इसकी वजह से वो काफी सरप्राइज थे। लेकिन लीडर जिन्हों की हालत अब पहले से काफी अच्छी है, उनके ऊपर अब कोई भी जान का खतरा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाएंगे। ये सुन के सनवू कहता है ये सुन के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है देखने से लगता है कि मेरे व्हाइट विशेष टेक्निक ने उनके ऊपर काफी अच्छे से काम किया है, जिसकी वजह से उनके जख्म काफी तेज से हील हो रहे हैं। तभी व्हाइट क्लाउड के लीडर कहते हैं ये सब तो ठीक है क्लैन लीडर, लेकिन आखिरकार आपने हम सभी फैक्शन लीडर को यहाँ पे इतनी ज्यादा अर्जेंटली क्यों बुलाया। ये सुनकर सनवू अपने कपड़े के अंदर हाथ डालता है और फिर एक लेटर को बाहर निकालते हुए कहता है मुझे कुछ बोलने से पहले तुम सभी लोगों को ये देखना चाहिए। यही कहकर सनू उस लेटर को उस टेबल के ऊपर रख देता है और रखने के बाद सोचता है तुम सभी लोग इस लेटर को देखने के बाद जो चौंकने वाले हो। तभी हमें उस लेटर के बारे में बताया जाता है कि वो लेटर एक नोटिस होता है जो गवर्नमेंट कमीशन क्लैन ने निकाला होता है। उस नोटिस के अंदर लिखा हुआ होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर काफी काम का प्रेशर होने की वजह से गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि गवर्नमेंट कुछ कमीशन क्लैन को रिक्रूट करेगी ताकि वो कमीशन क्लैन जेंजिंग के अंदर उनके मिशन को पूरा कर सके और उनके ऊपर से थोड़ा काम का बोझ हल्का कर सके। और कोई भी कमीशन क्लैन इसमें हिस्सा ले सकता है, बस उन्हें इस नोटिस के अंदर लिखे हुए सातों कंडीशन को पूरा करना होगा। और जो कमीशन क्लैन इन सातों कंडीशन को फुलफिल करेगा उन सभी कमीशन क्लैन को गवर्नमेंट सुपरवाइजिंग पोजीशन के लिए सिलेक्ट करेगा। और 3 टाइप का गवर्नमेंट कमीशन है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, इस नोटिस के अंदर जितने भी सातों कंडीशन लिखे हुए हैं उन सभी कंडीशन को डेडलाइन खत्म होने से पहले सभी कमीशन गिल्ड को पूरा करना होगा। और आगे कमीशन मिशन की इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं क्लैन को दी जाएगी जो इन सारे कंडीशन को फुलफिल करेंगे। और ये नोटिस जेंजिंग के मिनिस्टर कोक हो सोक के द्वारा लिखा गया है। ये सब पढ़ने के बाद क्लियर क्लाउड के लीडर कहते हैं क्लैन लीडर आखिरकार वुलिंग ग्रुप ने इस चीज को अप्रूव कैसे कर दिया, क्योंकि जेंजिंग के अंदर तो उन्हीं का कंट्रोल है ना। अगर ऐसा होता है तो वहाँ से उनका कंट्रोल कम हो सकता है। और वैसे भी वुलिंग ग्रुप ने हमेशा गवर्नमेंट कमीशन क्लैन को मैनिपुलेट करके रखा था, अपने हिसाब से चलाया था। ये सुनकर सनवू सोचता इस चीज का मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आज से पहले जेंजिंग के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के कमीशन मिशन होते थे उसे वुलिंग ग्रुप ही पूरा किया करता था। और इसकी वजह से सभी लोग वुलिंग ग्रुप को गवर्नमेंट कमीशन क्लैन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देखने लगे थे। इसकी वजह से जानबूझ के वुलिंग ग्रुप ने इस पोजीशन छोड़ दिया ताकि वो रॉक क्लैन को उस पोजीशन के ऊपर बैठा सके और उनके साथ मिलकर जेंजिंग का सबसे बड़ा कमीशन क्लैन बन सके। और जाहिर सी बात है वो सबसे बड़ा कमीशन क्लैन तो बन जाएंगे, लेकिन इसमें उनका नाम नहीं आएगा, वो पीछे से सब कुछ कंट्रोल करेंगे। सनवू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी व्हाइट क्लाउड के लीडर लेटर के अंदर कुछ देखते हैं, उस जगह उंगली रखते हुए कहते हैं कि सभी लोग यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये सुनकर वो सभी लोग वहाँ पे देखते हैं। उस लेटर के एकदम आखिरी में कोने साइड पे लिखा हुआ होता है कि इस लेटर का डेडलाइन है अगले महीने और अप्लाई करने की कंडीशन ये है कि कमीशन क्लैन के अंदर उनके बजट से 3 गुना ज्यादा सोना होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि उनके क्लैन के अंदर 2 से ज्यादा ट्रांसेंडेंट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट होने चाहिए। ये पढ़ने के बाद सभी फैक्शन लीडर निराश हो जाते हैं और वहीं पे ब्लू कपड़े वाले फैक्शन लीडर कहते हैं कि अभी हमारे पास हमारे बजट से 3 गुना ज्यादा सोना नहीं होगा हमारी ट्रेजरी के अंदर। क्लियर क्लाउड के लीडर कहते हैं क्लैन लीडर हमारे पास एक काफी अच्छा मौका है कि हम गवर्नमेंट कमीशन क्लैन के अंदर कम बैक कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं, लेकिन अफसोस हम यहाँ पे एक सिंगल एप्लीकेशन कंडीशन को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर सनवू कहता है क्लियर क्लाउड के लीडर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, डेडलाइन खत्म होने में अभी भी पूरे 1 महीने बाकी है, हमारे पास पूरे 1 महीने हैं। हम सभी लोग इस 1 महीने के दौरान अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। यही कहने के साथ सनवू अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। सनवू अपनी एनर्जी को जैसे रिलीज करता है वहाँ पे जितने भी फैक्शन लीडर होते हैं वो सभी लोग सनवू की एनर्जी को महसूस करके चौंक जाते हैं। और वहीं पे क्लियर क्लाउड के लीडर सनवू की एनर्जी को देख के कहते हैं क्या सच में क्लैन लीडर ने ट्रांसेंडेंट लेवल को रीच कर लिया है, वो ट्रांसेंडेंट लेवल पे पहुंच गए हैं। और वहीं पे सनवू सोच रहा होता है उन सभी कमीनों ने हमें 1 महीने का समय दिया है ना, इस 1 महीने के दौरान मैं उन सभी कमीनों को वो करके दिखाऊंगा जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। मैं उन सभी कमीनों को ये पछताने पे मजबूर कर दूंगा कि आखिर उन्होंने हमें 1 महीने का समय दिया ही क्यों। सनवू ये सब सोच रहा होता है कि तभी दरवाजे के ऊपर नॉक होती है और बाहर से कोई कहता है कि रिपोर्टिंग क्लैन लीडर। ये सुनकर सनवू कहता है जो भी बाहर है वो अंदर आ जाए। ये सुनकर वही एक हाथ वाला सोर्डमैन अंदर आता
है और सनवू से कहता है क्लैन लीडर आपने जो मुझे मिशन दिया था मैं उसे पूरा करके वापस आ गया और उसी की रिपोर्ट देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये सुन के सनवू उसके पास जाता है और उससे कहता है देखने से लगता है कि तुम्हारा सफर काफी ज्यादा अच्छा गया, तुमने अपने मिशन को काफी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। वो एक हाथ वाला स्वॉर्डमैन कहता है हाँ क्लैन लीडर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा मिशन काफी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। इस पेपर के अंदर मिशन कंप्लीट होने की सारी इन्फॉर्मेशन है। ये सुनकर सनवू उस पेपर को लेते हुए कहता है तुम्हारा इसके लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। फिर सनवू उस पेपर को खोलता है और मिशन के रिजल्ट को और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने लगता है और उसके साथ क्लियर क्लाउड के लीडर भी पढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी क्लियर क्लाउड के लीडर किसी चीज को पढ़ के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, जिसे देख के व्हाइट क्लाउड के लीडर उनसे पूछते हैं आखिरकार फादर क्या हुआ, आप इतने चौंक क्यों गए। सनवू उसे हंसते हुए बताता है क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, इसकी वजह से क्लियर क्लाउड के लीडर इतना ज्यादा चौंक चुके हैं। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। मैं कुछ हफ्ते पहले उस जैनजिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सनवू के कहे मुताबिक वो एक हाथ वाला स्वॉर्डमैन जैनजिंग आया हुआ होता है और वो अपने साथ काफी सारे कैरेज को भी लेके आया हुआ होता है और वो सारे कैरेज बिल्कुल खाली होते हैं। इतने सारे खाली कैरेज को देख के वहाँ पे लोगों की भीड़ लग जाती है। वो सभी लोग उस खाली कैरेज को देखते हुए कहने लगते हैं क्या ये यून क्लैन का कमीशन क्लैन नहीं है। लेकिन आखिरकार ये लोग अपने साथ इतने ज्यादा खाली कैरेज को लेके क्यों आए हैं, क्या ये लोग यहाँ से काफी सारा सामान खरीदने वाले हैं। और वहीं पे हमें एक हाथ वाले स्वॉर्डमैन को दिखाया जाता है जो वहाँ से जाते हुए सनवू की बातें याद कर रहा होता है कि आखिरकार सनवू ने उससे क्या कहा था। वो याद करता है कि सनवू ने पहले उससे एक लेटर दिया था और उससे कहा था कि तुम जैसे जैनजिंग पहुंच जाओ तुम्हें ये लेटर खोलना है और ये लेटर खोलने के बाद इस लेटर के अंदर जो भी लिखा है तुम्हें बस वैसा ही करना है। और जबकि मैं जैनजिंग में पहुंच गया हूँ तो मैंने इस लेटर को खोला। उस लेटर में पहले लिखा है कि मुझे मर्चेंट एसोसिएशन के बाहर जाना इन सारे कैरेजों को लेके और वहाँ पे जितने भी मर्चेंट है उन सभी मर्चेंट को इन कैरेजों को बेचना है। और वो एक हाथ वाला स्वॉर्डमैन बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो मर्चेंट एसोसिएशन के बाहर जाता है और वहाँ पे जितने भी मर्चेंट होते हैं उन सभी को बुलाता है और बुलाने के बाद उन सभी मर्चेंट से कहता है कि मैं इन सारे कैरेजों को बेचना चाहता हूँ। ये सुनकर वो मर्चेंट पूछते हैं आखिरकार तुम इन सारे कैरेजों को किसने बेचना चाहते हो। ये सुनकर वो एक हाथ वाला स्वॉर्डमैन कहता है कि 5 गोल्ड नियान। ये सुनकर वो सभी मर्चेंट भड़क जाते हैं। वो एक हाथ वाले स्वॉर्डमैन से कहते हैं आखिरकार तुम क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ, तुम्हें किस तरफ से ये कैरेज 5 गोल्ड नियांग की लग रही है, ये कैरेज तो 1 गोल्ड नियांग की भी नहीं होगी। हम सभी लोग तुम्हारे बकवास कैरेज खरीदने से अच्छा कोई नया कैरेज बनवा ले, वो भी तुम्हारे इस बकवास से कैरेज से सस्ता ही होगा। चलो अब दफा हो जाओ अपने बकवास से कैरेज को लेके यहाँ से। यही कहने के साथ वो मर्चेंट वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं पे वो एक हाथ वाला स्वॉर्डमैन सोच रहा होता है कि आखिरकार क्लैन लीडर ने मुझे ऐसा ऑर्डर क्यों दिया। वो जानते हैं कि ये 5 गोल्ड नियांग में बिल्कुल भी नहीं बिकने वाला है, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मुझे जैसा क्लैन लीडर ने ऑर्डर दिया है मुझे उनके ऑर्डर को मानना होगा, मुझे वैसा ही करना होगा जैसा उन्होंने कहा है। और दूसरा ऑर्डर ये था कि मुझे हर सुबह 11 बजे यहाँ पे आके खड़ा रहना है और कैरेज बेचने की कोशिश करनी है। और क्लैन लीडर ने लेटर में जैसा लिखा है मैं वैसा ही कर रहा हूँ। मैं पिछले 2 दिनों से 11 बजे आके यहाँ पे खड़ा रह रहा हूँ और कैरेज बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक एक कैरेज तक नहीं बिकी है। लेकिन 1 मिनट रुको, मुझे अच्छे से याद करने दो। दूसरे ऑर्डर में एक और चीज था, जब मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा तो एक लड़की एक ओल्ड मैन को मारती रहेगी, एक भिखारी को मारती रहेगी, लेकिन मुझे उस समय पे कुछ भी नहीं करना है। बस मुझे वो देख के अपने डॉर्मेट्री पे वापस चले जाना है, अपने रूम पे वापस चले जाना है। लेकिन आखिरकार क्लैन लीडर को ये कैसे पता है कि यहाँ पे ऐसा ही कुछ होगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से उससे किसी के मारने की आवाजें आने लगती है, जिसे सुन के वो उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि सच में वहाँ पे एक लड़की एक बूढ़े भिखारी को मार रही होती है और वो बूढ़ा भिखारी उसके सामने अपने घुटनों पे होता है और वो उससे अपने आप को छोड़ देने की भीख मांग रहा होता है। लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो उस भिखारी को मच मार के अपने से दूर कर देती है और उससे कहती है तुम गंदे भिखारी कहीं के, तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे टच कर सको। ये सब देख के वो एक हाथ वाले स्वॉर्डमैन कोई चीज पे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि सनवू ने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लेकिन वो इन सब सारी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। जैसा कि उसे सनवू ने करने को कहा होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है। वो इन सारी चीजों को देखने के बाद अपने रूम पे वापस लौट जाता है और रूम पे आने के बाद अपने दरवाजे को बंद कर लेता है और सोच रहा होता है कि आगे उस लेटर में लिखा हुआ था कि जैसे मैं रूम पे आऊँ अपने दरवाजे को बंद कर लूँ, लॉक कर लूँ, वो भी पूरे 3 दिन के लिए। मैं 3 दिनों तक किसी से भी ना मिलूँ, इसी दरवाजे के अंदर रहूँ। और ऐसे 3 दिन बीत जाते। 3 दिनों के दौरान उसके दरवाजे पे काफी सारे लोग आते हैं जो उससे मिलने की कोशिश करते हैं। वो किसी से भी नहीं मिलता है, वो अपने दरवाजे के अंदर ही रहता है और सभी लोगों से मिलने के लिए मना कर देता है। और जब वो 3 दिन बाद अपना दरवाजा खोलता है तो वो देखता है उसके दरवाजे के बाहर मर्चेंट की भीड़ लग चुकी होती है। सभी मर्चेंट उससे उसके कैरेज खरीदने के लिए आए होते हैं। सभी मर्चेंट उसको देख के चिल्लाते हुए कहने लगते हैं तुम अपना कैरेज मुझे बेच दो, मैं तुम्हारे कैरेज के 10 गोल्ड नियांग दूंगा। दूसरा वाला कहता है कि मैं यहाँ पहले आया था, तुम मुझे बेच दो। और वो सभी मर्चेंट ऐसे एक दूसरे से उस कैरेज को खरीदने के लिए लड़ रहे होते हैं। ये सब देख के उस एक हाथ वाले स्वॉर्डमैन को भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि कल तक जो कैरेज को लोग 5 गोल्ड नियांग पे भी नहीं खरीद रहे होते हैं, वो आज कैरेज खरीदने के लिए लोग 10 गोल्ड नियांग 15 गोल्ड नियांग दे रहे हैं और ऐसे झगड़ रहे हैं। ये सब देख के वो एक हाथ वाला स्वॉर्डमैन चौंकते हुए कहता है कि पिछले 3 दिनों के दौरान यहाँ पे हुआ क्या, ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।